गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी कि कैसे किस किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडियन जो टेरिटरीज थी, अदर स्टेट्स थे, उस पर कैसे अपने टेरिटरीज एक्वायर करी या अपना कैसे कैसे अपना रूल स्टैब्लिश किया। अब हम पढ़ेंगे हाउ डिड ईस्ट इंडियन कंपनी सेट अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑब्वियसली बात है, जब वो पावर में आ गए, जब एज एन वो रूलिंग गवर्नेंस के फॉर्म में आ गए, सो उनको एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना था ताकि उनका जो प्रॉपर तरीके से वो रूल कर सके, उससे उनके बिजनेस में भी हेल्प हो एज वेल एज वो रूल भी कर सके। सो हमने लास्ट लेक्चर में हमने उनके वेरियस प्रोसेसेस, उनके जो हमने उनकी पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इनके बारे में स्टडी किया। इसके और काफ़ी सारे उन्होंने चेंजेस करे थे, उन्होंने मिलिट्री में चेंजेस करे, कई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी थी। सो अगर कंपनी का एक जो कहते हैं ना कि की पर्सन जिसका कि एक बहुत बड़ा रोल रहा था कि कंपनी का पावर इंडिया में बढ़ाया जाए, तो वो थे वारन हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल रहे थे 1773 टू 1785। इनका बहुत बड़ा हाथ था कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना इंडिया में, या फिर कंपनी की गवर्नेंस या फिर उसकी ताकत, उसके पावर को इंडिया में बढ़ाना। Under his administration, the company gained control over 3 presidencies units or administrative units, which were known as Bengal, Madras and Bombay. ये उन्हीं का समय था वारन हेस्टिंग का, कि इन्हीं के समय के दौरान कंपनी ने जो 3 इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी या फिर वो प्लेसेस एक्वायर करे थे। कौन सा? बंगाल के, मद्रास के और बॉम्बे के। उस समय ये वन ऑफ द मतलब एक तरीके से फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव कोड या बिजनेस का एक इम्पोर्टेंस प्लेसेस थे। तो इन तीनों ही प्लेसेस को अपने प्रेसिडेंसी या फिर अपने कंट्रोल में लाने वाले कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। इन सभी यूनिट्स को एक अलग गवर्नर रूल, जो सब गवर्नर होता है, वो रूल कर ही रहा था। और हेस्टिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी कि उसने हर एक डिस्ट्रिक्ट जो भी बनती थी वहाँ पर एक कलेक्टर अपॉइंट कर रखा, जैसे आज के मॉडर्न एरा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका कलेक्टर्स होता है। सेम वैसे ही वारन हेस्टिंग ने भी अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट किया था, जिसका काम ये होता था कि वो टैक्स कलेक्ट करें, वहाँ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें। द कलेक्टर ऑफिस इज नॉन एज कलेक्ट्रेट सून बिकेम द सेंटर ऑफ द पावर। और कलेक्टर ऑफिस को हम कलेक्ट्रेट के नाम से जानते हैं, आज के मॉडर्न टाइम में भी कलेक्ट्रेट के नाम से ही जानते हैं, और सून धीरे धीरे वो एक सेंटर ऑफ पावर बनता गया। कलेक्ट्रेट ऑफिस ऑब्वियसली बात है, डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाला तो पावर बनता गया, मतलब सेंटर ऑफ पावर बनता गया। अब उसमें उन्होंने दो चीज करी थी, एक तो जुडिशियल रिफॉर्म और एक मिलिट्री रिफॉर्म। तो आइए जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स वर सपोज्ड टू हैव ए क्रिमिनल कोर्ट और ए फौजदारी अदालत एंड ए सिविल कोर्ट नॉन एज दीवानी अदालत। सबसे पहले उसने जुडिशियल चेंज जो करा, उसमें उन्होंने 2 टाइप के कोर्ट्स बनाए, क्रिमिनल केसेस या फिर फौजदारी के अदालत उसका नाम था। ऐसे केसेस जिसको क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड हो, उसको क्रिमिनल उन सारे केसेस को क्रिमिनल कोर्ट या फिर फौजदारी अदालत में लेके जाना, और सिविल जैसे कि जमीन से रिलेटेड विवाद या टैक्स चोरी का विवाद हो गया, आपस में 2 ग्रुप्स में कुछ वाद विवाद हो गया, तो वो सारे केसेस कहाँ जाते थे? सिविल कोर्ट या फिर दीवानी अदालत में। ईच क्रिमिनल कोर्ट वर प्रिसाइडेड ओवर ए काजी एंड ए मुफ्ती। अब हर एक कोर्ट का जो जज होता था, क्रिमिनल कोर्ट का जो जज होता था वो काजी होता था या फिर मुफ्ती। काजी को हम जज बोलते हैं, मुफ्ती को भी हम जज बोलते हैं, बट लेकिन वो काजी के अंडर में आता है, काजी से नीचे वाले पोजीशन से। Who were Muslim judges, however they worked under supervision of the district collector। हालांकि उनको सुपरवाइज जो करता था, यानी उनको किसके डायरेक्शन, किसके कहने पर वो चलते थे? वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर। The civil court was directly presided by the European district collector, who was assisted by the Hindu pandits और मॉलवीज। अब जो सिविल कोर्ट का जो जज होता था वो डायरेक्टली
यूरोपियन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो कलेक्टर्स अपॉइंट करते उसी के वही उसको चलाते थे। बट लेकिन उसको असिस्ट करता था, उसको हेल्प कौन करता था, या तो एक हिंदू पंडित या फिर मौलवी। ओके, a problem that emerged was that the Hindu Pandit gave different interpretation of the local laws based on the different schools of धर्मशास्त्र। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि दो अलग कम्युनिटी के पीपल जब जज बनते थे, है ना, एक हिंदू पंडित हो गया, एक मौलवी हो गया, जो बेसिकली मुस्लिम, तो हिंदू के हिसाब से वो अलग कोई फैसला सुनाता था कि आपको इस सिचुएशन में ये करना चाहिए। मुस्लिम्स अपने लॉ के हिसाब से अपना वो जुडिशियल वो स्टेटमेंट देते थे। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बिकॉज हर एक स्कूल्स में पहले हिंदू स्कूल जो उसको धर्मशास्त्रास बोलते हैं, हर स्कूल में अलग पढ़ाया जाता था। रीज़न होता था इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। हिंदू का जो प्रिस्ट होता था या हिंदू जो पंडित्स होते थे वो अपना अलग जुडिशियल वो रिव्यू देते थे या एडवाइस देते थे। सारी काफ़ी प्रॉब्लम आती। तो इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए कि सभी लॉ, कोई सा भी, अगर आप मुस्लिम जज हो या फिर हिंदू जज हो, अगर उसको कोई उनके फैसलों में भी यूनिफॉर्मिटी लानी हो, तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, टू इंस्टेड यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज वाज कंपाइल्ड इन 1775 which was followed by a digest of Muslim law in 1778. Apart from these, a Supreme Court was established under the Regulating Act of 1773 and a Court of Appeal, the Southern Nizamatullah, who was also set up. अब इन चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जितने भी लॉज हिंदू के बने थे उसकी पूरी एक बुक बनाई गई और उसमें सेट किया गया कि अगर मतलब एक ही क्राइम के लिए अलग अलग लॉज ना होते हुए सिर्फ एक लॉ है। ओके, ये इन्होंने काम करा। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी। इसके साथ साथ मुस्लिम लॉ की भी एक बुक बनाई गई, ओके, जो कि यूनिफॉर्मली चले। ओके, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई 1773 में। और अगर कोर्ट में कोई फैसला गलत हो जाता तो वापस से री अपील करने के लिए उन्होंने सदर निजामत अदालत भी सेटअप की गई साथ ही साथ। ओके, ये हो गया, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे सेटअप किया, ओके, इंडिया में। इसके बाद उन्होंने मिलिट्री में रिफॉर्म लाया। ओके, कंपनी को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर इंडिया में रूल करना है तो हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें युद्ध लड़ने पड़ेंगे। युद्ध लड़ने के लिए हमारे पास मिलिट्री, एक अच्छी मिलिट्री होना जरूरी है, जब भी जाकर हम इंडिया की सारी टेरिटरी को हम गेन कर पाएंगे। ओके, सो उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ले गए अपने मिलिट्री में भी। ओके, तो जो कंपनी थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी मुगल स्टाइल ऑफ मिलिट्री, जिससे मुगल एम्परर्स ने अपनी मिलिट्री फॉर्म कर रखी थी, उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। ओके, अब मुगल आर्मी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनके पास जो आर्मी थी वो दो कैटेगरी में डिवाइड थी, एक क्लेवरी और एक इन्फेंट्री। अब क्लेवरी ऐसे होते जिसमें घोड़सवार, हाथी सवार सैनिक होते थे, है ना, वो उसको हम जो क्लेवरी आर्मी को हम बोलते हैं, जो कि घोड़सवार पे होते हैं या फिर हाथी में सवार होके चलते हैं। ओके, और जो इन्फेंट्री मिलिट्री होती थी वो पैदल यानी चल के युद्ध करती थी। ओके, क्लेवरी आर्मी युद्ध पर हॉर्स बैक पर बैठकर युद्ध लड़ती थी, और जो इन्फेंट्री थी वो पैदल, ओके, फुट पर सोल्जर्स ट्रेन किए जाते थे। अब जो इन्फेंट्री जो सोल्जर्स थे उनको तलवारबाजी सिखाई जाती थी, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। ओके, द मुगल्स प्रिफर्ड टू हैव मोर क्लेवरी दैन इन्फेंट्री इन देयर आर्मी। और मुगल्स आर्मी का एक स्पेशलिटी थी कि वो क्लेवरी आर्मी यानी घोड़सवार वाले सैनिक ज़्यादा रखते थे एज कम्पेयर टू इन्फेंट्री आर्मी। The 18th century saw a change in the military with the Mughal states like Banaras and Awadh taking in peasants into their farm armies and training them to become a professional soldiers। इसके साथ 18th सेंचुरी में मिलिट्री में मुगल्स ने एक और रिफॉर्म किया था कि जो फार्मर्स थे उनको भी अपने आर्मी में शामिल कर लिया था, उनको भी ट्रेनिंग देके उनको एक स्किल्ड सोल्जर बना लिया था। तो कंपनी ने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई। द कंपनी ऑल्सो फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी एंड बिगेन रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू द आर्मी विच बिकेम टू बी कॉल्ड एज अ सिपाही। और फिर ब्रिटिशर्स ने भी यही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने भी फार्मर्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और उनको भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। अब उस आर्मी को हम सिपाही आर्मी के नाम से जाने जाते थे। सिपाही आर्मी ऐसी आर्मी जिसमें कि इंडियन सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते थे। ओके, द ब्रिटिश नीडेड एन इन्फेंट्री टू फाइट अगेंस्ट बर्मा, इजिप्ट एंड अफगानिस्तान। They had to use advanced guns like muskets and matchlocks and keep up with the changing military requirements. This led company to require more infantry soldiers who would
देन हैव बी ट्रेन टू यूज लेटेस्ट वेफर टेक्नोलॉजी। पर लेकिन साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये इमर्ज हुई कि ब्रिटिशर्स को उस समय बर्मा, इजिप्ट और अफगानिस्तान से भी लड़ना था। एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स को वहां पर इन्फेंट्री आर्मी ज़्यादा चाहिए थी। अफगानिस्तान वाला पोर्शन पहाड़ी इलाका जहाँ पे हॉर्स से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे फुट वाली आर्मी है ना, इन्फेंट्री आर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ उनको नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी। ओके, उनको एडवांस गन चाहिए लेकिन मस्केट जो कि काफ़ी हैवी रहती थी, मैच लॉक जो कि आग से गन पाउडर लगाया जाता था जिससे कि वो गन चलती थी, मतलब गन पाउडर लगाया जाता है जिससे कि बुलेट गन से छूट जाए। ओके, तो इसके लिए आग लगानी पड़ती थी मैच स्टिक से, यानी कि मैच लॉक से, जिससे कि वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स में डे टू टाइम चेंजेस होते गए, लेटेस्ट उनको टेक्नोलॉजीज मिलती गई। ओके, तो ये तो गन वाली बात थी। मैच लॉक वाली मैं बात एक और बता देता हूँ। मैच लॉक ए टाइप ऑफ गन विच इज यूज द मैच टू यूज इग्नाइट गन पाउडर। ओके, गन पाउडर में चिंगारी देने के लिए मैच स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। सो ये कंपनी को काफ़ी सारे अपग्रेडेशन करने पड़े, इन्फेंट्री सोल्जर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ी ताकि वो युद्ध लड़ सके बर्मा, इजिप्ट और अफगानिस्तान से। By the early 19th century, the company army was being subjected to European style drills, okay, discipline and training to create a uniform military culture। और इसके साथ साथ कंपनी ने उनको बेसिक यूनिफॉर्म दे दी जो कि ब्रिटिशर्स की जैसी यूनिफॉर्म थी सोल्जर्स की, ताकि उस डिसिप्लिन में सोल्जर के डिसिप्लिन में आ सके। However, while building such a military force, community feelings as well issues such as caste were ignored। इसके साथ साथ एक जो अच्छी चीज़ ये हुई थी कि जब वो सिपाहियों की भर्ती कर सोल्जर्स मिलिट्री अपनी बना रहे थे, तब उन्होंने किसी जाति या धर्म को ना देखते हुए सिर्फ वो पीपल्स को देख रहे थे और उनको अपने आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे। दिस लीड टू एन अनरेस्ट अमंग सिपाहीज एंड कल्मिनेटेड इन अ सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857। By 1857, about 63% of the Indian territories were under the direct control of East India Company। हालांकि इस कास्ट सिस्टम के इग्नोरेंस की वजह से कुछ ऐसे सिपाही थे जिनके अंदर एक वो था कि कैसे आपने नीची जाति, पहले कास्ट सिस्टम चलता था ऊंची जाति, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट के पीपल्स को आपने कैसे आर्मी में डिप्लॉय कर लिया। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी उस समय सिपाही म्यूटिनिटी 1857 में हुई, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी विरोध किया। हालांकि 1857 तक 63% जो इंडियन टेरिटरीज थी वो ईस्ट इंडियन कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुकी थी, और लिविंग और बाकी टेरिटरीज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उनका डायरेक्ट रोल ना होते पर इनडायरेक्ट रोल तो था। वो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस करते थे, काफ़ी सारे राजाओं को परेशान करना या फिर इनडायरेक्टली उनको पर प्रेशराइज करना कि उनके लिए ही डिसीजन लिए जाए। इन अदर वर्ड्स, द कंपनी विच हैड द whole of India under its control had transferred itself from a small trading company to the colonial power। और यहीं पर अगर 1857 की बात करें 63% ऑफ द इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर में ले लेना काफ़ी बड़ी बात होती है। और बाकी जो रेस्ट जो बचा वहाँ पर भी इनडायरेक्ट रूल उन्होंने बना ही रखा था, वहाँ पे के फैसलों में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंशियल रहता ही था। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से स्टार्ट किया था इंडिया में, और कैसे एक बड़ा साम्राज्य इंडिया में उन्होंने बना दिया था। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। ओके, फ्रॉम ट्रेडिंग टू ट्रेड टेरिटरी, इस चैप्टर का जो मेन बेसिक जो चैप्टर का मीनिंग है यही है कि कैसे ट्रेड से उन्होंने कितनी बड़ी टेरिटरी एक्वायर कर ली। ओके, थैंक यू।